हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे जो क्लास 12 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकाला था। गोलीय अवतल पृष्ठ पर निकाला था। अब की बारी हम किस पे निकालेंगे? गोलीय उत्तल पृष्ठ है। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले उत्तल पृष्ठ बनाएं। उत्तल पृष्ठ बनाएं। ये हमारा एक उत्तल पृष्ठ है तथा उस पे हम मुख्य अक्ष बना दिए हैं। ठीक है, ये हमारा विरल माध्यम है, विरल माध्यम जिसे हम N1 कहेंगे, तथा ये हमारा सघन माध्यम है जिसे हम N2 कहेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है आई पर। यहाँ मान लेते हैं आई पर कोई वस्तु है, ओ पर, बिंदु ओ पर ये कोई वस्तु है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या किया था? पहले एक आपतित किरण को इस मुख्य अक्ष पर ही गुजारा था तथा दूसरी आपतित किरण को अपवर्तक पृष्ठ था, यहाँ पे उत्तल पृष्ठ है तो हम उत्तल पृष्ठ पे गुजारेंगे। ठीक है, तो जो कल किए थे सेम वैसा ही टॉपिक रहेगा, सिर्फ वहाँ पे अवतल पृष्ठ था, यहाँ पे उत्तल पृष्ठ रहेगा। चलिए, तो इसकी हम पहली किरण, इस वस्तु की पहली किरण हम मुख्य अक्ष पर भी गिरा दे रहे हैं। मुख्य अक्ष पर ही ऐसे ऐसे हम इसकी पहली किरण मुख्य अक्ष पे गिरा दिए। ठीक है, और इसकी दूसरी किरण जो है हम उत्तल पृष्ठ पे गिरा रहे हैं। इसकी दूसरी किरण तो हमने उत्तल पृष्ठ पे गिराया, क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि जो भी पृष्ठ होता है या उत्तल हो या तो अवतल, यदि अवतल पृष्ठ होता है तो अभी किसी गोले का बना होता है। ये जो हम कल आपको बताए थे कि ये भी किसी गोले का बना होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो उत्तल पृष्ठ है ये भी किसी गोले का ही बना होता है। देखिए ऐसे होता है, ये भी किसी गोले का बना होता है। ये भी किसी गोले का बना होता है जिसका इतना भाग हम काट कर इसको एक उत्तल पृष्ठ, जिससे अपवर्तन कराया जा सके, पतला पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यह एक गोले का ही कटा हुआ भाग है, अर्थात तो उस गोले का कुछ केंद्र होगा, तो हम मान लेते हैं कि वह केंद्र यहाँ पे है C। ठीक है, वह क्या है? C। तो हम जानते हैं कि यदि किसी आपतित किरण को, ये हमारी क्या है? आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे हम आपतित किरण गिराते हैं, उस पर हमें अभिलंब चाहिए। तो हमने कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अभिलंब ज्ञात करना है, तो जहाँ पे आपतित किरण गिरी है उससे एक वक्रता केंद्र को मिला दें तो हमें अभिलंब प्राप्त हो जाता है। चलिए अभिलंब बनाए हम। ये हमारा क्या है? अभिलंब है। ठीक है, ये हमारा अभिलंब है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये जो अभिलंब है इसकी ओर झुक जाती है। इस प्रकाश किरण को तो ऐसे चला जाना चाहिए, लेकिन यह ऐसे नहीं जाएगी, यह ऐसे नहीं जाएगी, यह अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी, यानी कि ये कुछ ऐसे ना जाकर, एक मिनट, ये कुछ ऐसे ना जाकर यह ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये किरण ऐसे जाएगी। क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाना होगा तभी अपवर्तन पूर्ण होगा, तो यहाँ पे तो कोई प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है। यहाँ पर ये किरण, इसको ऐसे जाना चाहिए था इस रेखा में, लेकिन ये इस रेखा में ना जाकर, ये इस रेखा में ना जाकर अभिलंब की ओर झुक कर जा रही है, जिस कारण कुछ प्रतिबिंब तो बन ही नहीं रहा है, लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो कल हमने प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या किया था? इस प्रकाश किरण को हमने पीछे खींचा था ना, तो हम आज भी इस प्रकाश किरण को पीछे खींचेंगे। आप ये जानते रहिएगा कि ये आपतित किरण है। ठीक है, इस प्रकाश किरण को हमने पीछे खींचा, ये आई मतलब इसका प्रतिबिंब जो है। ठीक है, इस प्रकाश किरण को हमने पीछे खींचा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो आपतित किरण है
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। देखिए ये आपतित किरण है आपकी, क्या है? आपतित किरण। हमने अभी लिखा था ये क्या है? आपतित किरण, जिसे हम आई से दर्शाते हैं, ठीक है। तथा ये जो है ये आपकी क्या है? अपवर्तित किरण। ये जो अपवर्तित किरण गई थी इसको हमने पीछे अपने से खींच लिया है, तो अर्थात इस अपवर्तित किरण तथा इस अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? आर से दर्शाते हैं। इसको हम क्या दर्शाते हैं? आर से। चलिए इसका हम नाम रख दें, इसे हम यम रख देते हैं, इसका तो सी है, और इसको तो हम पी कहते हैं, ध्रुव को। हम इस पर एक लंब गिरा देते हैं यम यन, क्योंकि हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि यह जो पी है और यन बहुत नज़दीक है, तो जिस कारण हम जब मन कहेगा तो यन को पी की जगह, पी को यन की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पहले त्रिभुज ओ यम सी की। त्रिभुज ओ यम सी की, तो त्रिभुज ओ यम सी में, त्रिभुज ओ एम सी में हम क्या देख रहे हैं कि जो त्रिभुज ओ और यम और सी है, इसके बीच का जो बहिष्कोण ये आई है, क्या है? आई है। देखिए हम कल ये बताए थे, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आपको थोड़ी परेशानी होगी इसको समझने में। ये हमने क्या बताया था, यदि एक त्रिभुज है, इसके अंतःकोणों का मान हमें पता है, तो अगर हमें बहिष्कोण का मान चाहिए तो इसका हम योग कर देंगे, यही बहिष्कोण के मान के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने बात बता दी थी। तो इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ओ एम सी में त्रिभुज ये वाला कहाँ से है? ये वाला त्रिभुज जो काली की गई है यहाँ पे, देखिए इस त्रिभुज की बात हम करेंगे, इस त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या है? यम यम। इस त्रिभुज में यम है, सी है और ओ है, ठीक है। तथा इसका बहिष्कोण क्या है? ये तो अभिलंब है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? आई, यानी आपतन कोण। तो इसका बहिष्कोण क्या है? आपतन कोण जो है वही इसका बहिष्कोण है। और हम मान लेते हैं कि यह क्या है? बीटा कोण है। इसको हमने मान लिया ये अल्फा कोण है, तथा इसे हमने मान लिया है गामा कोण है, ठीक है। तो इसका ये जो बहिष्कोण है, इस त्रिभुज को हम यहाँ बना रहे हैं, इस त्रिभुज को हम देखिए, ये त्रिभुज ऐसे है, ये त्रिभुज कुछ ऐसा है, देखिए ये थोड़ा सा निकला ना यहाँ पे, तो ये जो निकला है ये हमारी आपतित किरण है, और ये जो अभिलंब है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से दर्शाते हैं। यहाँ पे हमने आई से दर्शाया, ठीक है। तो हमें अगर इसका मान चाहिए तो हम इस कोण को और इस कोण का योग कर देंगे, तो हमें इसका मान निकल जाएगा, जो हमने अभी आपको त्रिभुज बना के दिखाया था। तो त्रिभुज ओ एम सी से हमें क्या मिलता है? आई का मान। आई बराबर होगा दो अंतःकोणों का मान, एक अल्फा है, एक अल्फा है प्लस एक गामा। इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है। तथा अब हम बात करेंगे त्रिभुज आई एम सी की। त्रिभुज आई एम सी में, त्रिभुज आई एम सी में मतलब अब इसकी बात हम नहीं करेंगे, इस आपतित किरण की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपवर्तित किरण तथा इस अभिलंब और इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये कोण कैसा है, ये त्रिभुज कैसा है। इस त्रिभुज में देखिए ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज तथा देखिए आई यहाँ तक है और आर यहीं तक, इस त्रिभुज में ये हमारी क्या है? अपवर्तित किरण है। क्या है? अपवर्तित किरण। और ये हमारा क्या है? अभिलंब, जिसके बीच के कोण को हम आर से दर्शाएंगे, ठीक है। और इसके अंतःकोण कौन से? एक बीटा है, एक गामा है। ये देखिए ये नहीं है त्रिभुज में, त्रिभुज में सिर्फ इस त्रिभुज की अंतःकोण एक ये है, एक अंतःकोण यह है। तो हम जानते हैं कि अगर बहिष्कोण का मान निकालना है इसका आर बराबर, तो हमें क्या मिलेगा? दो अंतःकोणों का योग। तो क्या हो गया? बीटा प्लस गामा ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज आई एम सी से, त्रिभुज आई एम सी से हमें क्या मिला है? ये दो अंतःकोण जो हैं इनका मान इस अपवर्तन कोण आर के बराबर होगा, अर्थात आर बराबर हमें मिलेगा बीटा प्लस गामा। इसे हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं, ठीक है। अब हम आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो में स्नेल का नियम बताए थे, इस वीडियो में भी स्नेल का नियम हमें जरूरी है। देखिए स्नेल का नियम, स्नेल का
नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहाँ पे एन एक अपवर्तनांक होता था। क्योंकि यहाँ पे दो माध्यम है n1 और n2, इस कारण हम यहाँ पे n1 n2 की जगह पे n12 लिख सकते हैं। तो हमने इसके बाद में क्या किया था, इसको हमने ऐसे लिख दिया था नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि जिस माध्यम में हम किरण को गुजारते हैं उस माध्यम को पहले लेते हैं। हम विरल से सघन मिल जा रहे हैं, अर्थात सघन वाले को ऊपर और विरल वाले को नीचे करते हैं। ठीक है, अब इसको हम साइन आई का गुणा इसमें और इसका इसमें कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो क्या हो रहा है, साइन आई गुणे n1 बराबर साइन आर गुणे n2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको कल बताया था कि जब हम ये साइन आई जो है, साइन आई जो और जो साइन आर है, इसका जो मान है ये बहुत छोटा है। इस कोण का मान, जो दोनों कोण आई और आर है, इनका मान जो छोटा है, जिस कारण हम साइन आई की जगह पे साइन आई बराबर हम अब लिखेंगे आई, तथा साइन आर बराबर हम लिखेंगे आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आई गुणे n1, चूँकि साइन आई बराबर हमने आई मान लिया है और साइन आर बराबर हमने आर मान लिया है, इस कारण इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आई और आर का मान रख देंगे यहाँ पे। तो आई का मान क्या है, अल्फा प्लस गामा गुणे n1, ठीक है, गुणे n1 बराबर आर का मान क्या मिला हमें, बीटा प्लस गामा, ठीक है, गुणे n2। ठीक है, यहाँ पे हम आर का मान जो यहाँ से मिला था हमने यहाँ रख दिया, आई का जो मान हमें यहाँ स्थिर रूप से मिला था इसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब हम अपनी सुविधा के अनुसार आपको बताए थे कि जब हम साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं, तो अब हम चाहेंगे तो अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे 10 भी रख सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में भी कि 10 आई हम चाहे 10 आई रखें, चाहे कॉस आई रखें, चाहे सिक आई, चाहे कॉसिक आई, कुछ भी रखें, इस कोड का छोटा मान होने के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस कारण हम अब 10 अल्फा रखेंगे अल्फा की जगह पे और 10 बीटा रखेंगे बीटा की जगह पे, तथा 10 गामा रखेंगे गामा की जगह पे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत, ठीक है, तो हमने इस तरफ के सबको मिटा दिया है। अब हम यहाँ पे 10 अल्फा की जगह 10 अल्फा की जगह 10 अल्फा रखेंगे, तो 10 अल्फा प्लस 10 गामा गुणे n1 बराबर 10 हमारा क्या है, बीटा, 10 बीटा प्लस 10 और लेमडा की जगह क्या रखेंगे, 10 लेमडा। देखिए हमने क्या किया है, जहाँ अल्फा था वहाँ 10 अल्फा, जहाँ 10 गामा, जहाँ गामा था वहाँ पे हमने क्या लिखा है, 10 गामा, जहाँ बीटा था वहाँ हमने 10 बीटा, फिर जहाँ गामा था वहाँ हमने 10 गामा रखा है और हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह कोड बहुत छोटा है, जिस कारण हम जब चाहें तो अपने से साइन लगाएं, चाहे 10 लगाएं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका गुणा हम इसमें कर दे रहे हैं, 10 अल्फा गुणे n1 प्लस 10 गामा गुणे n1 बराबर 10 बीटा गुणे n2 प्लस 10 गामा गुणे n2। ठीक है, अब हमें यहाँ से 10 अल्फा का मान क्या मिलेगा, क्योंकि 10 बराबर होता क्या हमारा, 10 बराबर होता है 10 थीटा अगर होता था तो क्या होता था, लंब बटे आधार, हमारा क्या होता था, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 बीटा का मान, 10 अल्फा का अगर मान हम निकालें तो क्या निकलेगा, 10 अल्फा, अल्फा कहाँ है यहाँ पे, इसके लिए लंब क्या है, यम एन, इसके लिए हम यम एन रख दिए क्या, लंब, और आधार क्या है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है,
क्योंकि ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी को हम कैसे दर्शाते हैं, यू से, और इस तरफ की दूरी को हम माइनस में लेते हैं, ठीक है। और ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको मिटा दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए था सिर्फ। ये u है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है हमारी v है, ठीक है। क्योंकि ये भी इसी तरफ, ये भी माइनस में होगी। हम जानते हैं कि बाई तरफ की दूरी जो है वो माइनस में होती है तथा इस तरफ की दूरी प्लस में होती है। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है इसे हम r से दिखाएंगे, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, टेन अल्फा ये है अल्फा। टेन में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका आधार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो हमारा u है वो भी माइनस, और लंब क्या है, लंब हमारा यमयन, तो यमयन बटे माइनस u हो जाएगा, गुणे n1 प्लस 10 गामा, और गामा कहाँ, यहाँ पे। इसके लिए लंब क्या है, यमयन है, तथा इसके बीच की जो दूरी है, आधार जो है ये क्या है, r है। तो हम क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार क्या है, r, गुणे n1। अब बात आती है टेन बीटा की। टेन बीटा हमारा यहाँ है, इसके लिए भी लंब यमयन ही है, तथा इसकी जो आधार है, ये आधार यहाँ से लेके यहाँ तक की है, जिससे हम माइनस v से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी से दूरी जो है माइनस v से। तो टेन बीटा बराबर हो जाएगा यमयन लंब बटे इसके बीच की दूरी, जो क्या है माइनस v, गुणे n2। और हमने टेन लैम्डा का मान क्या पाया है, यमयन बटे r गुणे n2, ठीक है। देखिए सब में यमयन है, इसमें से यमयन अगर हम कॉमन ले लें, यमयन अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, n1 बटे माइनस u, ठीक है। तथा n1 का तो काम हमने यहाँ पे कर दिया। अब यमयन इनमें से भी कॉमन, तो क्या है, 1/n1 अपान r बचा, ठीक है। इसमें से हम यमयन कॉमन लिए तो क्या बचेगा, n2 बटे माइनस v प्लस n2 बटे r ना। अब देखिए यमयन से यमयन कट गया, ठीक है, यमयन से यमयन कट गया, बचा क्या हमारे पास, n1 बटे माइनस u प्लस n1 बटे r बराबर n2 बटे माइनस v प्लस n2 बटे r। अब देखिए r को हम r की तरफ और n1 n2 को जो माइनस u है और माइनस v है इसको एक तरफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जा रहा है, इसको हम इस तरफ, इसको इस तरफ ला रहे हैं, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो n2 बटे v, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n1 बटे u बराबर, ये इस तरफ जाएगा n2 बटा r, तो यहाँ पे है ही n2 बटा r अपने स्थान पे है ही है, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या बचा n1 बटे r, क्या हुआ n1 बटे r। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n2 बटा v, देखिए ये u है, और n1 बटे u बराबर, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, r कॉमन है ना, ऐसे लिख सकते हैं r माइनस n2 माइनस n1, ठीक है। हमारा जो अपवर्तन, गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र है वो यही है, ठीक है, वो यही है, ठीक है, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको मान लिए हैं हम कि इसका जो अपवर्तनांक है विरल माध्यम का सघन माध्यम के अपेक्षा जो अपवर्तनांक n है वो है n2 बटा n1, इसका अपवर्तनांक जो है n2 बटा n1 है। अब हम अपने से n2 इसके अंश में हम n1 से भाग देंगे, क्या करेंगे, इसके अंश में हम n1 से भाग देंगे, तो ठीक है। तो हमारे पास जगह थोड़ा कम है तो हम इस चित्र को अब मिटाते हैं, आप इस चित्र को अच्छे से समझ जाइए। देखिए हम इस चित्र को समझा दे रहे हैं, उसके बाद मिटा रहे हैं। इस चित्र में हमने क्या क्या है, आपतित किरण की एक किरण को हमने मुख्य अक्ष पे गुजारा, दूसरे किरण को आपतित किरण को हमने उत्तर पृष्ठ से गुजारा जो अभिलंब की ओर झुक गई, तथा इसका प्रतिबिंब कहीं बन नहीं रहा था, जिस कारण हमने इसको पीछे खींचा और प्रतिबिंब आई पे बना। उसके बाद ये जो अपवर्तित किरण थी और ये जो अभिलंब था, इसके बीच के कोण को हम r से दर्शाते हैं, और ये जो अपवर्तित किरण है इसके और अभिलंब के बीच के कोण को I से दर्शाते हैं, ठीक है।
प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को -v से दर्शाते हैं तथा वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को -u से दर्शाते हैं तथा ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम r से दर्शाते हैं। ठीक है, आपको ये बात हमने बता दी। अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमने इसको मिटा दिया। ठीक है, अब इसमें इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर 1/r n2 माइनस n1। इसके अंश में n1 से भाग देने पर क्या होगा, n2 बटे n1 हो जाएगा, n1 बटे n1 हो जाएगा, सबके बटे u, इसके बटे v और इसके बटे u हो जाएगा और इसके बटे u बराबर 1/r। इसमें n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1। ठीक है, अब हम आंसर लिखते हैं। देखिए इसको हमने क्या माना है, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि इसका जो अपवर्तनांक है n2 बटे n1 है। जहाँ पे n2 बटा n1 होगा उसे हम n लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे n, और इसको काट देंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, इसके बटे में क्या आया v, इसके बटे में क्या आया 1/u। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बच रहा है, n1 और n2 को हम क्या लिखेंगे n, तो 1/r, यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1। ठीक है, यही जो है इसको हम उत्तर पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। ये सूत्र और ये सूत्र एक ही है। जब हमें इसका अपवर्तन दिया होगा तो हम अपवर्तनांक दिया होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और जब हमें सिर्फ माध्यम दिया होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अब आपको पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र दिखाएंगे, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है।